सभी को मेरा ओम नमस्ते। ये महर्षि दयानंद योगा अकेडमी में आज हमारी आयुर्वेद की प्रथम क्लास है और आयुर्वेद जो कि हमारा पेपर 2 की यूनिट 7 में आता है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में मोटा-मोटा बेसिक मेन टॉपिक से पढ़ेंगे उनके। डिटेल में हम कल से पढ़ेंगे। आयुर्वेद का अर्थ, आयुर्वेद में बोलते किसको आयुर्वेद, उसका मीनिंग मेन क्या है और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। और आयुर्वेद का इतिहास, वो आया कहाँ से है, कैसे होता हुआ वो हमारे तक आया है, ठीक है? उसका उद्देश्य क्या है, वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वस्थ व्यक्ति हम स्वास्थ्य किसको बोलते हैं और स्वास्थ्य की परिभाषा कैसी है, क्या परिभाषा है? इनमें 3 मुख्य ऋषि हैं जिनके नाम आते हैं। एक महर्षि सुश्रुत हैं और महर्षि चरक हैं और एक महर्षि वाग्भट हैं। आपने वाग्भट जी का नाम सुना होगा। इन तीनों के बेस पे ये हमारा पूरा आयुर्वेद है और इसमें एक परिभाषा आती है, जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा आती है। आप लोगों की किसी को याद है? समदोषस्माग्निश्च। कोई बच्चा सुना सकता है? मास्टर में आती है वो परिभाषा? हाँ, सुनाइए जी आप, जिनका हैंड रेज़ है। समदोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति भिद्यते। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी। हमारा जो पूरी ये आयुर्वेद है, ये इसी के ऊपर हमारा घूमेगा। ये एक परिभाषा को पकड़ के चलना है हमने। पूरा आयुर्वेद हमारा इसी पे कंप्लीट है। जैसे अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे, तो उसमें आता है, पूरी भगवद गीता पढ़ लो आप, उसमें मेन जो एक एम रहता है भगवद गीता का, वही है कि निष्काम भाव से कर्म करना। कर्म करना, फल की इच्छा ना करना। आप कहीं चले जाएँगे, कौन से भी चैप्टर में चले जाएँ, किसी भी अध्याय में चले जाएँगे, आपको ये बातें ज़रूर मिलेंगी। तो ऐसे ही है, स्वास्थ्य की परिभाषा जो है, ये समदोषस्माग्निश्च। आपको इस परिभाषा से बाहर नहीं जाना है, इसी के अंतर्गत घूमते रहेंगे हम। समदोष क्या है, फिर समअग्नि क्या है, फिर धातु क्या है, फिर मल क्या है, इनके प्रकार, इनके लाभ, इनके हानि, क्यों पैदा होते हैं, प्रिकॉशन क्या है, सिम्पटम क्या है, ये सब इसी में आएगा। तो हमारा पूरा आयुर्वेद इन परिभाषाओं पे घूमेगा। इसमें 2-3 परिभाषाएँ वो हम पढ़ेंगे कल। अष्टांग आयुर्वेद, जैसे हम अष्टांग योग पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित जो है, तो ऐसे ही अष्टांग आयुर्वेद भी है। उसमें तरह-तरह के अलग-अलग वर्ड हैं, तो उसको पढ़ेंगे हम। 8 के 8 इसके पार्ट हैं आयुर्वेद के। तो किसमें हम शिशु की चिकित्सा करते हैं, किसी में हम बाल की चिकित्सा करते हैं, किसमें हम भूत विद्या, जो मनोवैज्ञानिक रोग, मनो के रोग होते हैं हमारे, उनको समझेंगे, ठीक है? तो कैसे हम गायनों के जो गायनों का काम करते हैं, वो आयुर्वेद में कहाँ होता है, वो सारे आप अष्टांग आयुर्वेद में पढ़ने को मिलेंगे। पंच महाभूत होते हैं हमारे, सभी ने पढ़े भी होंगे। बताएँगे कोई? हैंड रेज़ करेंगे, पंच महाभूत कौन से होते हैं हमारे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जी, ये हमारे पंच महाभूत होते हैं और उनके गुण होते हैं। उनके गुण भी याद होंगे आप सभी को। गुण इट मीन्स तन्मात्रा। तन्मात्रा अलग चीज़ है जी, पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएँ अलग हैं। आप तन्मात्राएँ बता दीजिए। सर जैसे वायु का स्पर्श है, पृथ्वी का हुँ, गंध है, हुँ, आकाश का शब्द है, अग्नि का हुँ, रूप है, हुँ। और लास्ट कौन सा बचा? जल का रस है। ठीक है जी। ये सीक्वेंस में सर याद करना आपको। जी सर, सीक्वेंस में याद है। सर जी, गुण बताइए भी जी। जैसे जैसे बस पृथ्वी के सबसे पहले आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश का तन्मात्रा शब्द, वायु का स्पर्श, जल का रस, अग्नि का रूप और पृथ्वी रूप, का गंध। पृथ्वी का घन, आकाश, सर आपने तो वायु। गुण पूछा ना। ये एक-एक गुण है जिनके और भी गुण है, वो आप डीप में कल पढ़ेंगे ना, मैंने बोला ना। अब हम मेन सर सा मैं पढ़ते हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रूप रस गंध स्पर्श जो पृथ्वी का गुण है, वायु का आकाश का गुण एक ही है, शब्द, और अग्नि का है रूप एंड दो गुण है इसके,
अग्नि के। ठीक है जी। वायु के स्पर्श भी इनके है गुण और यस इनके गुण हैं, वो कई हैं, वो हम कल पढ़ेंगे यस डीपली। 5 6 गुण हैं, वो आपको कल पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, किसका गुण। यस प्लीज म्यूट कर लीजिएगा आप साथ के साथ। फिर पढ़ते हैं हम त्रिदोष क्या होते हैं, उनका सिद्धांत क्या होता है, उनका स्थान कहाँ कहाँ होते हैं, और उनके भी कुछ गुण होते हैं, वो पढ़ेंगे। त्रिदोष, कोई बच्चा बताएगा त्रिदोष क्या होते हैं। वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, इनको हम त्रिदोष बोलते हैं। ठीक है, इनसे हमारा शरीर बनता है। इसका सिद्धांत क्या है वो पढ़ेंगे। फिर इनकी जगह कौन सी होती है वो पढ़ेंगे। जैसे हमारे जो षड चक्र हैं या अष्ट चक्र है, उनका जगह होती है ना पर्टिकुलर। जैसे पंच प्राण है, उनकी भी जगह है। बेसिक मेन यहाँ होते हैं और होते पूरे शरीर में है। तो ऐसे ही त्रिदोष का भी ऐसे हम पढ़ेंगे कि इनका आश्रय स्थान कहाँ होता है, ये कहाँ पर रहते हैं, मुख्य कहाँ कौन सा स्थान होता है इनका, और बाकी थोड़ा थोड़ा ये पूरी बॉडी में होते हैं। फिर उनके भी गुण होते हैं त्रिदोष के भी। वात के अपने गुण होते हैं, ठीक है, पित्त के अपने गुण होते हैं, और कफ के अपने गुण होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिदोष के प्रकार। जो वात पित्त कफ है, इनके भी प्रकार हैं। वात के जैसे 5 प्रकार हैं, पित्त के अलग हैं, कफ के अलग प्रकार हैं। फिर उनसे प्रकोपित होने के कारण वो क्यों डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर उनके लक्षण, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा वात बिगड़ चुका है, अप हो चुका है या डाउन हो चुका है, या पित्त या कफ, उसके सिम्टम। और फिर हम उसका निवारण, हम मान लो पता भी चल गया, हमें लक्षण फील हो रहे हैं, जैसे कफ बढ़ गया तो हमें खांसी होने लगी, अस्थमेटिक या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने की वगैरह वगैरह, तो हम फिर क्या प्रिकॉशन करें, कैसे उसको उससे निजात पाए। फिर पढ़ेंगे जी प्रज्ञा अपराध होता है, वो पढ़ेंगे जब हमारे मन बुद्धि धृति जो होती है हमारी बुद्धि, वो जब हमारे नकारात्मक से भर जाती है तो हमारे कर्म उसी प्रकार के होने लग जाते हैं नकारात्मक, और उससे हमारा फिर पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत, डिटेल में कल पढ़ेंगे। मानस की प्रकृति होती है, वो सत्व या मानस प्रकृति होती है, वो किस तरह की होती है, वो भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। मानव शरीर का निर्माण आयुर्वेद के अनुसार कैसे हुआ, वो पढ़ेंगे हम। और मानव शरीर की प्रकृति कैसी होती है, जैसे आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, या आपकी कफ की प्रकृति है, वह उनके प्रकार, उनके भी 3, जैसे वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए, फिर उनके प्रकार कि शरीर की प्रकृति और कितने प्रकार की हो सकती है, इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, और आयुर्वेद में स्तंभ होते हैं और उपस्तंभ होते हैं। ये गलती से स्तंभ लिखना भूल गया मैं, ये उपस्तंभ लिख दिया मैंने, यहाँ स्तंभ भी आएगा, इससे 1 पॉइंट और पहले आएगा। आयुर्वेद में 3 स्तंभ होते हैं और 3 उपस्तंभ होते हैं। ठीक है, तो उपस्तंभ है और उनके प्रकार हैं। कोई बच्चा बताएगा आयुर्वेद के 3 स्तंभ कौन से होते हैं। किसी को पता है। वो ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं क्या, जो चरक संहिता वगैरह है। नहीं, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, चरक संहिता के अनुसार। वो आप किसी के भी अनुसार बता सकते हैं, सुश्रुत संहिता के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार, आपको जो भी पता वो बताइए। अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, गलत होगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बताइए तो। सर आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। नहीं सर, ये उपस्तंभ होते हैं जो आपने बताए। हमने सर स्तंभ वात पूछा पित्त आपसे। कफ। वात क्या पित्त पूछा कफ आपने? जो होते हैं अच्छा, आयुर्वेद में, आयुर्वेद के स्तंभ होते हैं, उन 3 स्तंभ होते हैं, उनको बोलते हैं वात पित्त और कफ। और ऐसे ही 3 उपस्तंभ होते हैं, उनको बोलते हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, उपस्तंभ फिर भी तो निद्रा पूछा के है ना? प्रकार फिर निद्रा के प्रकार आ जाएंगे, ब्रह्मचर्य और आहार के प्रकार आ जाएंगे उसमें। ठीक है, निद्रा के प्रकार आते हैं बेसिकली इसमें। फिर मैथुन पढ़ेंगे हम। मैथुन, हम आम जनमानस में, हम समाज से मैथुन किसको बोलते हैं, असल में मैथुन होता क्या है, और उस मैथुन के प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं, 8 9 प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, सप्त धातु होती हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स को पता हो तो बताइएगा आयुर्वेद के अनुसार। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रज रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र। ठीक है जी, ये सीक्वेंस गड़बड़ा गया और आपने 6 बताई है। कोई और आहार बच्चा है। आहार
हाँ जी रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। किसने बताई है ये? सर निष्ठा। निष्ठा ने, बहुत बढ़िया निष्ठा जी। सारिका जी आप बताइए। सारिका जी आप बता रहे थे, बताइए। सर मुझे सीक्वेंस नहीं पता है। हाँ अरे बताइए, आप जो भी है, आप गलत तो बताने की कोशिश करिए। रूप रस क्या था, रूप रस मांस रूप मेद रस, अस्थि मज्जा। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं हमारी, और सबसे पहले किन्होंने बताई थी? सर मैंने। हाँ सर सौरभ जी, वो आपने रज बताई थी। सर मैं नहीं, सबसे पहले सौरभ जी ने बताई, वो रज धातु नहीं होती, वो रस होती है। ठीक रस है, बोला था पहली मैंने। धातु। रस अच्छा वो रस रक्त मांस मांस मेद अस्थि मेद, मज्जा शुक्र, ये मैंने बोला ठीक है जी। था। ये सप्त धातु होती हैं हमारी, ठीक है। और साथ ही हमारी उप धातु भी होती हैं। धातु होती हैं जिनसे जो आगे भी कुछ ना कुछ, मतलब अपने से कुछ निकाल के आगे तैयार करती हैं। उप धातु होती हैं जिनसे आगे कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। उनकी डिटेल हम कल पढ़ लेंगे, कैसे इनको धातु बोलते हैं, इनसे क्या आगे बनता है। जैसे रस से आगे रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। तो ये उप धातु कौन सी होती है, इनसे आगे कौन सी क्यों नहीं बनता है, क्यों इनको उप धातु बोलते हैं। एक ओज होता है, मल होता है। ओज होता है जैसे हाई टेंशन की जो वायर होती है ना, बड़ी इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है, आप देखेंगे तो उसके जो वायर होती है, वायर के मान लो आप 2-3 फीट तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। मान लो 2-3 फीट के एरिया में अगर आपका हाथ या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जाएगा तो वो अपनी तरफ कैच कर लेती है। तो ऐसे एक ओज होता है, ओरा बोलते हैं जिसको। जैसे हम किसी साधु महात्मा के पास बैठते हैं जो पहुंचे हुए हैं, सच्चे ब्रह्मचारी जो होते हैं, तो उनका चेहरा एक ऐसा होता है, हम कितने ही नेगेटिव वाले हों, उसका जो ओज होता है वो अपनी तरफ खींच ही लेता है। हमारी नकारात्मक उसके ऊपर अटैक नहीं करती, उसकी पॉजिटिविटी हमारे ऊपर अटैक करती। उसका जो ओरा होता है ना, जो उसकी सात्विकता होती है, वो चलती है। तो वो 1, 1.5, 2 फीट तक का जो कार्य करती है, 5 फीट तक का या उसके कमरे तक का, उसको ओज बोलते हैं। वो चमक जो चेहरे पे आती है उसको मेनली ओज बोलते हैं। मल होते हैं हमारे शरीर में, कई तरह के मल होते हैं। जैसे जनरली हम बोलते हैं स्थूल को, यूरिन को बोलते हैं मल। तो उसके अलावा भी होते हैं, स्वेद पसीना को बोलते हैं। नाखून जो होते हैं ये भी मल में होते हैं हमारे। बाल होते हैं, आंख से मल निकलता है, कान से मल निकलता है, नाक से मल निकलता है, ये सब मल में होते हैं हमारे। ठीक है, बाल जो है हमारे, जो भी हमारी बॉडी के बाहर की तरफ बढ़ रही हैं चीजें, वो सब मल में आती है हमारे। अग्नि होती है, अग्नि के प्रकार होते हैं, 13 प्रकार की अग्नि होती है। किसी को याद है 13 प्रकार की अग्नि कौन सी होती है? यस सर। सर एक होती है जी जठराग्नि, और बाकी होती 7 धात्विक अग्नि रहती हैं, जितने 7 धातु हैं उस हिसाब से, और 5 भूताग्नि होती हैं। मतलब जो पंच महाभूत हैं उनसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वो 5 भूताग्नि होती है, इस तरह से। 5 हमारे पंच महाभूत होते हैं, उनकी अपनी अपनी अग्नि होती है। 7 हमारी धातुएं होती है, उनकी अपनी अपनी अग्नि होती है। 7 और 5 12, और एक मुख्य अग्नि होती है, उसको हम जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो उनके प्रकार है। जैसे 5 प्रकार की वो होगी और 7 प्रकार की वो होगी, तो टोटल 13 प्रकार की अग्नियां होगी। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पाचन कर्म, आयुर्वेद के अनुसार भोजन कैसे पचता है हमारे शरीर में। जैसे हमने इनटेक किया किसी भी बाइट का, तो जाके हमारे स्टमक में, पेट में, जठर में जाता है। उसके बाद उस पे कौन सी क्रियाएं काम करती, कौन से पाचक रस उसके अंदर मिलते हैं, कौन सी समान वायु मिलती है उसमें, ठीक है। और फिर वो कहाँ जाता है, कौन सा बॉडी का पार्ट उसमें सहायक होता है, और वो पाचन कर्म पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करेगा आयुर्वेद के अनुसार कैसे होता है। आमरस बोलते हैं किसी भी रीजन से हमारी जब जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, या हमने कुछ भोजन ही ऐसा कर लिया जिसकी वजह से वो नहीं पचा। नहीं पचने की वजह से जो हमें बदहजमी बोलते हैं या एसिडिटी बोल देते हैं, तो उसको हम आमरस बोल देते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे वो कैसे होता है। त्रिदंडवत बोलते हैं, मन, बुद्धि, मन, शरीर और आत्मा, ये 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो इनमें से कोई एक डगमगा जाता तो बाकी के 2 भी डगमगा जाते हैं, इसलिए इसको त्रिदंडवत बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे। षटकर्म पढ़ेंगे, हमारे षटकर्म क्या होते हैं और पंचकर्म क्या होते हैं और दोनों का आपस में क्या संबंध है। पंचकोश होते हैं हमारे, आपने घेरण संहिता में पढ़े होंगे। कोई बच्चा बताएगा पंचकोश कौन से होते हैं सीक्वेंस में? अन्नमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय कोश। प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। लावी जी बताइए, लावी कौन है? यस सर। सर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। सर हम बताओ। अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय और एक और आनंद में सबसे लास्ट में आ गया। ये तो आप ऐसे याद कर लो इस ट्रिक को, ठीक है। अन्न में सबसे पहले का, आनंद में, आनंद मतलब सुख, मतलब कैवल्य, मौज, ठीक है। तो आनंद में सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले अन्न में आएगा। 2 क्लियर हो गए, बीच के 3 और रह गए। जिस बच्चे को याद हो वो बताइए। बाकी सब अन्नमय याद करते कोश, रहना साथ के साथ। सर पहला अन्नमय आएगा कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय आनंदमय कोश, कोश। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पंचकोश है और पंचकोश के फिर प्रकार होते हैं, वो पढ़ेंगे हम आयुर्वेद के अनुसार, वो कैसे हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। रस होते हैं हमारे, षड रस होते हैं। कोई बच्चा बताएगा 6 रस कौन से होते हैं? काम क्रोध मोह लो काम क्रोध मोह मात्सर्य काम, क्रोध, सर। लोभ। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ मेद मात्सर्य, ऐसा कुछ है ना सर? हम्म, ये नहीं है, आपने कुछ और ही बता दिया। क्या बोलते हैं इनको? सर सररस है षट शत्रु। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्ष्ण, कषाय। ठीक है जी, बहुत सर मैं बढ़िया। सर शत्रु बताई थी, सॉरी। षड संपत्ति बता दिया आपने। सठ शत्रु था सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी दोनों में। हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये आपने षड शत्रु बता दिए। रस, रस मतलब जीवा का स्वाद। तो 6 हाँ प्रकार सर, के याद रस आ होते हैं गया, हमारे। मधुर अम्ल लवण मधुर, कटु तीक्त कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब जो जो चीजें हमने चख रखी है उनका तो हमें पता, मीठा हमें पता कैसा होता है, ठीक है। मधुर, अम्ल का पता हमें, खट्टी चीज का भी, लवण नमकीन चीज का भी पता है। बाकी जगह आप देखेंगे कटु में और तिक्त में, इसमें फंस जाएंगे आप आयुर्वेद में। इसमें कटु मैंने कड़वा नहीं होता, तिक्त मैंने तीखा नहीं होता, इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो आप कल पढ़ लेंगे। योनि भेद से शरीर के प्रकार के कर्म, ठीक है। जैसे योनियां होती है ना हमारे, जैसे बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। तो योनि भेद से शरीर के प्रकार, ठीक है। तो हमारा शरीर है वो 4 प्रकार से बनता है हमारा। तो किन किन से बनता है वो इसमें बताया गया है, वो हम कल पढ़ने में आएगा हमारे। फिर होती है हमारी दिनचर्या, सुबह से लेके और रात तक की। वैसे तो इसमें रात्रिचर्या और दिनचर्या को मिला के पूरी दिनचर्या बनती है। एक होती है ऋतुचर्या, इस दिनचर्या में दिन प्लस रात का मिला के पूरी दिनचर्या, ठीक है। सुबह 4 बजे से लेके और फिर घूम के अगले 4 बजे तक का दिनचर्या और रात्रिचर्या, इसको ये ऋतुचर्या होगी। वह उनमें लिया जाना वाला आहार, जैसे अब भाद्रपद का महीना चल रहा है तो सभी जगह आपने सुनने में आ गए इन दिनों, दही नहीं खानी चाहिए, कड़ी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो इनमें लिया जाने वाला आहार, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ऋतु के अनुसार पथ्य कौन सा है, अपथ्य कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए गलत है, कौन सा, जैसे दही या खट्टी चीजें ज्यादा इन समय नहीं लेने, टॉन्सिल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल आपने देखोगा वायरल टाइफाइड बहुत चल रहा है, मुंह में छाले, पित्ती उछलना, ये रोग अक्सर होते हैं इन दिनों, सबको होते हैं, कॉमन होना, ठीक है। गला, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब चलता है इन सब सभी के साथ, तो मौसम चेंज होने पे। तो ऋतु के अनुसार, जैसे अब भाद्रपद का महीना चल रहा है, तो इसके अनुसार हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। आदान काल होते हैं, विसर्ग काल होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आदान काल, विसर्ग काल, इनको आप ऐसे समझे, उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं ना, तो उनको आदान काल, विसर्ग काल बोलते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति, ये भी आयुर्वेद के अनुसार है, क्योंकि आप देखेंगे जो लास्ट के चैप्टर हैं श्रीमद् भगवत गीता के, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक का वर्णन आता है, और वही सतरजतम का यहाँ भी आता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन,
तो ये इसलिए लिया गया है, श्रीमद् भगवद के गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है? उसके अनुसार सात्विक व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, तामसिक व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है, राजसिक व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति का आहार, सात्विक व्यक्ति को कौन सा आहार प्रिय होता है, और शायद ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था कि सात्विक आहार का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में है। आप लोगों ने किसी ने पेपर दिया हो तो उनको शायद याद हो, ये क्वेश्चन आया से हुआ था। क्वेश्चन आया था। आया था ना सात्विक, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन से मैंने देखा था, ठीक है? तो सात्विक आहार का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के किस किस अध्याय में दिया गया है, तो उसमें लिखा हुआ था 14वां, 15वां, 16, 17वां, 18वां, ऐसे कुछ था। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति के बढ़ने के लक्षण, उसकी सात्विक प्रकृति बढ़ रही है तो उसकी कैसी पहचान हो। जैसे मुझे ही सात्विक बनना है तो मैं कैसे अपने आप को महसूस करूं कि हाँ मैं ठीक रास्ते, सात्विक रास्ते पे जा रहा हूँ, या मेरे अंदर राजसिक भाव बढ़ रहा है या तामसिक भाव बढ़ रहा है। तो उसका, क्योंकि वो पीछे हमने पढ़ा ना इसमें कि उसको कौन सा खाना प्रिय होगा, व्यक्ति का आहार पे डिपेंड होगा। उसको जैसा खाना प्रिय होगा ना तो वैसे उसकी प्रकृति बनती जाएगी, वो सात्विक प्रकृति का बनेगा या तामसिक का या राजसिक का। उनके बढ़ने के लक्षण, फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति से उत्पन्न, अब जैसे उसकी प्रकृति होगी उससे उसका फिर जन्म भी अगला जन्म होना है, वासनाएं, संस्कार होंगे जो उसके वो चलेंगे। जैसे उसकी लालसा बढ़ती जाएगी वैसे उसका खाना पसंद होगा और फिर वैसा उसका मन बन जाएगा, और फिर वो उससे संस्कार इकट्ठे होंगे, वो उसकी वासना बन जाएंगे। उन्हीं के बेस पे उसका अगला जन्म होगा और फिर उनसे उत्पन्न होने वाला फल यानी उसके जो संस्कार हैं या उसकी वासनाएं हैं और उनसे जो अगला जन्म होगा वो कैसा होगा। सात्विक व्यक्ति उसका जन्म कहाँ होगा, राजसिक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ सारा का सारा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को उस जन्म में, ठीक है, भी क्या प्राप्त होगा, जो अगला जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ तो मान लो सात्विक व्यक्ति था, उसका अगला जन्म हो गया किसी भी घराने में हो गया, किसी ऋषि मुनि महात्मा या कहीं भी उसका ऐसी जगह जन्म हो गया, तो उस जन्म जो हुआ है उस जन्म में भी उसे क्या प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट पॉइंट है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवात्मा और गुण का आपस में क्या संबंध है, ठीक है। उसके जो सात्विक, राजसिक, जो तामसिक गुण है और जो जीवात्मा जो हाल फिलहाल है वो बिल्कुल ये लगा लो अनटच है वो तीनों गुणों से, तो गुण उस पर कैसे इम्पैक्ट करेंगे या जीवात्मा कैसे उन गुणों की तरफ खींचेगा, ये सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा आयुर्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन था आयुर्वेद का। कल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः इसमें आएगा आपका जो पेपर 2 में है हमारे यूनिट में वो त्रिदोष है, तो बाकी इससे मिलता जुलता है। अगर क्वेश्चन को घुमा दें तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, जो भी हमने ये मेन पॉइंट पढ़े हैं। तो इनको हम कल डीपली पढ़ेंगे एक एक करके। किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो किसी बच्चे का,